हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बताइए। हाँ बिल्कुल, आज सुबह से ही पढ़ाएंगे और इस वीडियो को अपलोड करेंगे कल, इसीलिए आप बने रहे मेरे साथ में। आज हम पूरा द्वितीय युग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? द्वितीय युग को पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे। ओके, तो अगर हम द्वितीय युग की समय सीमा की बात करते हैं तो ये 1900 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कब से? 1900 ईस्वी से द्वितीय युग की सीमा है और 1920 तक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1900 ईस्वी में क्या होता है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और वो महत्वपूर्ण घटना है आपकी सरस्वती पत्रिका को लेकर। इसको लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को लेकर, क्योंकि सरस्वती पत्रिका सबसे पहले 1900 ईस्वी में निकलती है काशी से, इसीलिए आपके मतलब द्वितीय युग का प्रारंभ माना जाता है 1900 से। अच्छा, एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। बहुत सारे लोग 1903 से द्वितीय युग को मतलब इसका प्रारंभ मानते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। वो उन्होंने माना था, ये बिल्कुल सही है, और इस युग का नाम भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से पड़ा है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका प्रारंभ माना है सरस्वती पत्रिका के आरंभ से। ओके, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस युग के नामकरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य में अपनी बहुत ही गहरी छाप छोड़े हैं। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी है कि हमेशा उनसे क्वेश्चन आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आप बात करते हैं, देखिए, अगर आगे जाके और हम बात करेंगे सरस्वती पत्रिका को लेकर, तो हिंदी साहित्य में जो खड़ी बोली है उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको परिमार्जित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसीलिए इनको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि द्वितीय युग का आरंभ हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। ओके, भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत करने का अवसर मिला। हिंदी को पुनः जागृत करने का अवसर मिला, ये कैसा तथ्य है? तो ये ऐसा तथ्य है कि पहले हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग बोलियों के, ठीक है, अलग अलग तरीके से काव्य सर्जना की जाती, ठीक है, ब्रज भाषा में और इस तरीके से। लेकिन जब आप भारतेंदु युग में आए, उससे आगे और द्वितीय युग में आए, और जब सरस्वती पत्रिका से जुड़े, तो आपको अवसर मिला हिंदी भाषा को बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम शुद्ध करने का। शुद्ध का मतलब है कि परिमार्जित करने का, परिष्कृत करने का। ओके, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला। द्वितीय युग में इसमें और भी कई सुधार लगे। द्वितीय युग में जाते जाते और भी बहुत सारे सुधार हुए। ये बात हो रही है अभी तक भारतेंदु युग की। अतएव आपके डॉक्टर नगेंद्र जी है, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जागरण सुधार काल के नाम से इसको पुकारा जाता है। किस नाम से? जागरण सुधार के नाम से, ठीक है, जागरण सुधार काल के नाम से हम इसको पुकारते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। ओके, तो आपको अगर कोई डिस्टर्ब हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी काव्य की नई धारा नाम से इसको पुकारा। किस नाम से? हिंदी काव्य की नई धारा के नाम से पुकारा है द्वितीय युग को, रामचंद्र शुक्ल जी ने, चाचा जी ने। ओके, बिल्कुल। अरे, आपके एग्जाम तक मेरा प्रयास है कि मैं आपको, चाहे मुझे पूरे पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठना पड़े, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरा खुद का भी मतलब प्रॉपर वेस बनेगा, क्योंकि मेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, डेट आ चुकी है। तो इसीलिए चाहे पूरे पूरे दिन बैठकर एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन मैं करूँगी। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम से पुकारा है द्वितीय युग को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्वितीय युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि द्वितीय युग का काव्य वो आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य है, ठीक है। इसमें जो आदर्शवादी काव्य लिखा गया है, इसीलिए आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस युग में गद्य व पद्य दोनों प्रकार के ही काव्यों में रचना मिलती है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो शिष्य है मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, उन्होंने भी, जैसे यशोधरा है, ठीक है, जिसमें सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पथ वादा ही पाते, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण कविता है, उसके जो लेखक है वो पहले ब्रज भाषा में काव्य सृजना किया करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी कविताओं को छापने से मना कर दिया
और उनको कहा कि आप खड़ी बोली में रचना करें, तो वो खड़ी बोली में रचना करके आए। तब कहते हैं गुप्त जी कि अगर महावीर का प्रसाद आपको नहीं मिलता है, महावीर मतलब कि यहाँ पे हनुमान जी से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, उनके बारे में कहते हैं और एक पद लिखते हैं और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित 2 संस्थाएं स्थापित हुई और ये दोनों संस्थाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। अच्छा, एक चीज़ होती है प्रासंगिक। आप पूछते हो मेरे से कई बार, मैम प्रासंगिक का अर्थ क्या होता है? प्रासंगिक का मतलब होता है जो हर काल, ठीक है, हर काल में और हर समय महत्वपूर्ण हो उसको प्रासंगिक बोलते हैं। जैसे कि जो भूत में भी महत्वपूर्ण था, जो वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है और जो भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगा वो है प्रासंगिक। जैसे अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, इस पूरी धरती पर जब तक मानव जाति रहेगी तब तक वो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए नागरी प्रचारणी सभा काशी और सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य में प्रासंगिक है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 में और हुई बड़े मज़ेदार ढंग से। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। इसकी कहानी ये है कि हमारी तरह ही जैसे कि आप 3 दोस्त स्कूल में पढ़ते हो या जो भी है, तो 3 दोस्त स्कूल में पढ़ते थे 9th क्लास में और उनको लगा कि नहीं भाई कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, क्या है मतलब ये सब। तो 9th क्लास में पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने क्या की, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी। और सबसे ज़्यादा रोमांचक बात है वो ये है कि इसकी जो सभा आयोजित की जाती वो घुड़साल में की जाती, घुड़साल जहाँ पर घोड़े बांधे जाते, ठीक है। तो कौन कौन थे? राम, श्याम और शिव। अब आप कहेंगे मैम राम, श्याम, शिव क्या है ये? तो आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ क्या है। राम का मतलब है राम नारायण मिश्र, ठीक है। श्याम का मतलब है श्याम सुंदर दास और शिव का मतलब है शिव कुमार सिंह, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक मान लो आप, ठीक है, मेरी तरफ से राम, श्याम, शिव, ये एक ट्रिक है। तो इन तीनों दोस्तों ने 9th क्लास में पढ़ते थे ये, और कहाँ पढ़ते थे वो भी जान लीजिए। ये पढ़ते थे दोस्तों क्वींस कॉलेज में वाराणसी में, जिसको काशी के नाम से जाना जाता है, जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कब स्थापना की, पूरी डेट याद कर लीजिए, 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य तो साथ साथ में मैं आपको बताती चलती हूँ, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। ये पूछा जाएगा कि 3 दोस्तों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1893 ईस्वी में की। लेकिन दोस्तों वो कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? अब बताओ कितना घुमाया इस क्वेश्चन को, इसमें काफ़ी सारी जानकारी भी दी है लेकिन घुमाया भी है। तो फिर आपको बताना है कि क्वींस कॉलेज वाराणसी में पढ़ते थे। ओके, गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इस सभा द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया गया। मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का मतलब क्या है? हमारे हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन सभी का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों जैसे कि आप पृथ्वीराज रासो की बात कर लो, बीसल देव रासो की बात कर लो, परमाल रासो की बात कर लो, हमीर रासो के तो खैर कोई कुछ ही तथ्य वहाँ पे मिलते, ठीक है। आप उन रचनाओं की, विजयपाल रासो की बात कर लो, जिसमें मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का करौली के राजा थे विजयपाल, उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं है ना, इनकी हस्तलिखित प्रति मतलब हाथ से लिखी हुई जो कॉपी थी उसको पाया गया और उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया। उन ग्रंथों को वहाँ से ढूंढ के लाया गया, उनको प्रकाशित किया गया। अब जैसे कि बीकानेर संग्रहालय में, पूना संग्रहालय में, यहाँ पर ये प्रतियां आज भी सुरक्षित रखी हुई है। अगर आपने आदिकाल नहीं पढ़ा है तो आप जाइए, आदिकाल की मैराथन वीडियो पड़ी हुई है काफ़ी अच्छी, और उसको आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, कौन रहे थे इसके अध्यक्ष। यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, श्याम सुंदर दास है ये, ठीक है, श्याम सुंदरद नहीं है, ये श्याम सुंदर दास है। 1900 से 1908 ईस्वी तक इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? बाबू श्याम सुंदर दास। बहुत महत्वपूर्ण नाम है बाबू श्याम सुंदर दास, जगह जगह आपको दिखाई देगा। इसीलिए कहती हूँ पहले काल विभाजन पढ़ो, अगर काल विभाजन नहीं पढ़ा तो पहले उसी को जाके पढ़ लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, आपने मिश्र बंधुओं का नाम पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो मिश्र बंधु कौन थे? मिश्र बंधु भी 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ पर गणेश बिहारी मिश्र का नाम नहीं है लेकिन आप याद कर ले, ठीक है, समझ ले। श्याम, सुख और गणेश, मतलब श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र।
दोस्तों ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1908 से 1916 तक, ठीक है, इसके अध्यक्ष पद को संभाला था नागरी प्रचारणी सभा काशी के को। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे पढ़ते, एक सेकंड रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लाइव क्लास की याद रह जाती है। इस सभा द्वारा 1896 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई। अब देखो यहाँ पे उलझना मत। सबसे पहले तो नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई, उसके बाद में क्या हुआ, नागरी प्रचारणी के नाम से एक पत्रिका निकाली गई, और वो कैसी थी, त्रैमासिक। त्रैमासिक जो महीने 3 महीने में एक बार निकले, ठीक है, मासिक जो महीने में एक बार निकले, साप्ताहिक जो 7 दिन में एक बार निकले, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार निकले। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। नागरी प्रचारणी पत्रिका को प्रारंभ किया गया था 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में, ओके। और जिसमें अनेक शोधपरक लेख छपा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे मैम किस तरीके के शोधपरक लेख? तो वो शोधपरक लेख जो हिंदी साहित्य से संबंधित थे उनको यहाँ पर छापा जाता था। नागरी प्रचारणी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास थे, चिंतामणि घोष थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। ये तीनों कौन है? ये तीनों हैं इनके संपादक, किसके? नागरी प्रचारणी सभा के, ठीक है। तो ये पत्रिका है, माफ करना, नागरी प्रचारणी पत्रिका के, ओके। चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये तीनों कौन है? ये तीनों हैं इसके संपादक मंडल के सदस्य। अच्छा, और आगे देखिए, इस सभा के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, और उसके लिए हमें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? कि हमें यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करनी होगी। और इन्होंने 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। कहाँ पे? प्रयाग में, ठीक है। वाराणसी में इसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन का अपूर्व योगदान रहा। इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदन मोहन मालवीय ने और पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद हिंदी साहित्य को समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम था, उसकी समृद्धि का काम था, वो सभा ने अपने हाथों में ले लिया था, और इसके प्रचार प्रसार का काम इस सम्मेलन को सौंप दिया था। ये सम्मेलन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसको तो दिया प्रचार प्रसार का काम, और खुद ने ले लिया समृद्धि का काम, ठीक है, समझ रहे हो। इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास, ठीक है। और राधा कृष्ण दास को आप पढ़ेंगे कहाँ? भारतेंदु युग में। अब आप कहेंगे मैम फिर ये द्वितीय युग में क्या कर रहे हैं? तो इनका कुछ समय इधर भी था और कुछ समय उधर भी था, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर भी भूमिका निभा रहे और वहां पर भी। इसकी आरंभिक बैठक है काशी के सप्त सागर मोहल्ले के घुड़साल में हुआ करती थी। किसकी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की। मैंने उधर आपको जब 3 दोस्तों के बारे में बताया कि उन्होंने हिंदी साहित्य माफ करना, उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की, तो उसकी बैठकें होती थी, उसकी नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो स्थापित हुआ इसकी बैठकें हुआ करती थी सप्त सागर मोहल्ले के घुड़साल में, ओके। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, इस सभा के द्वारा 1896 ईस्वी में स्थापित आर्य भाषा पुस्तकालय देश में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। 1896 ईस्वी में स्थापित किया गया आर्य भाषा पुस्तकालय, और इसको देश का हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, ओके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद देखिए, इस सभा के द्वारा केंद्र सरकार को सहायता से हिंदी विश्वकोश का संपादन किया गया। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प की और उसकी हेल्प से हिंदी विश्वकोश का संपादन किया गया, और इसके अब तक 12 भाग प्रकाशित हो चुके, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक प्रमाणिक एवं विस्तृत कोश है वो हिंदी शब्द सागर है। क्या है? हिंदी शब्द सागर। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये सर्वाधिक प्रमाणिक है और सबसे ज़्यादा विस्तृत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। केंद्र सरकार की सहायता से 10 खंडों में इसको प्रकाशित किया जा चुका है। आप यहाँ पे उलझिएगा मत, हिंदी विश्वकोश अलग है और हिंदी शब्द सागर दोनों अलग अलग है, ठीक है।
हिंदी विश्वकोश को 12 भागों में प्रकाशित किया गया है और यहाँ पर आपका जो हिंदी शब्द सागर है इसको 10 भागों में प्रकाशित किया। इसको भी केंद्र सरकार की मदद से किया और ऊपर हिंदी विश्वकोश को भी केंद्र सरकार की मदद से किया। बस इनके नाम और भाग आप क्लियर कर लीजिएगा। इस सभा के द्वारा 1898 ईस्वी में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन करवाया गया। इस सभा के द्वारा ही 1898 ईस्वी में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन हुआ और उस पारिभाषिक शब्दावली जैसे कि जो आप देखते हो 9th से 11 माफ करना 9 से 12 तक की एक किताब आती है रचना प्रबोध, उसमें पीछे कुछ हिंदी के शब्द है जिनको इंग्लिश में भी लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। अब हम पढ़ते हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में कि सरस्वती पत्रिका ने कैसे हिंदी साहित्य में योगदान दिया, क्या भूमिका रही और किस तरीके से इसने मतलब कि यहाँ पर भाषा को सुधारने के लिए, उसके रूप को शुद्ध करने के लिए कैसे योगदान दिया। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष उन्होंने किया। तो भाई बच्चन सिंह कहते हैं कि इस पत्रिका के प्रकाशन का जो विचार किया वो किसने किया, चिंतामणि घोष ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिंतामणि घोष इसके पहले संपादक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी थे, मतलब मालिक थे, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद में है उसके मालिक थे। दोस्तों मालिक थे, जरूरी बात है, ठीक है। किसके मालिक थे, इंडियन प्रेस के। लेकिन यहाँ पर ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है, बस इन्होंने विचार दिया, इन्होंने निश्चय किया। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। कब, 1900 ईस्वी में। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार किया। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले इसके संपादन का कार्य किसने किया, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया और चिंतामणि घोष के अनुरोध पर। किसके पर, चिंतामणि घोष के अनुरोध पर। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। आगे देखिए, इसकी शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन का कार्य एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया। शुरुआत का जो 1 वर्ष था उसका देखो, जब नागरिक प्रचारणी सभा इसका कार्यभार संभालेगी तो ऑलरेडी बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, ये लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे संपादक मंडल में, ठीक है, ऑलरेडी ये लोग भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए ये एक संपादक मंडल बन गया जिन्होंने शुरुआत के 1 साल तक इसका कार्यभार संभाला। अगर इन सब में से कोई ना हो, अकेले बाबू श्याम सुंदर दास हो, तो आपको वही करना है आंसर में। ओके। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया। आप अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शुरुआती 1 वर्ष में किसने संपादक मंडल का कार्यभार संभाला, तो आप इन सभी का नाम बता सकते हैं जो 5 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1901 ईस्वी में, 1900 से 1901 तक तो इन्होंने किया, फिर दोस्तों 1901 में पूरा कार्य किसको दे दिया, श्याम सुंदर दास जी को। किसको दे दिया, श्याम सुंदर दास जी को, कि आप ही संभालो इसके संपादन का कार्यभार। तो इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 1903 ईस्वी की, और ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अस्तित्व में, और ये इस पत्रिका के कार्यभार को संभालना स्टार्ट करते 1903 से लेकर के 1920 तक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि श्याम सुंदर दास जी ने 2 साल संभाला स्वतंत्र रूप से सरस्वती पत्रिका का कार्यभार। ओके, आ जाइए। 1920 से 1947 तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला देवीदत्त शुक्ल ने। ओके, देवीदत्त शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। क्या कहते हैं चाचा जी? चाचा जी कहते हैं कि भाई 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का जो विश्वकोश है वो आपकी सरस्वती पत्रिका है। क्या है? सरस्वती पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल आप इसको ध्यान से रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हे कवित, ठीक है, इनका ये जो कविता है ये कविता है एक तरीके की कवित, ये सरस्वती पत्रिका के जून में 1900 में जब ये स्टार्ट हुई थी, 1900 के जून का जो अंक था उसमें प्रकाशित हुई थी कवित। ठीक है, इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक है, मतलब कि महीने में 1 बार निकलती। इस पत्रिका के प्रारंभ में काशी से प्रकाशित किया जाने लगा। पहले तो इसको मतलब सबसे पहले इसका जो उद्गम स्थल है इस पत्रिका का वो काशी है, लेकिन उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इलाहाबाद से इसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। कहाँ से? इलाहाबाद से।
द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। मैं आपको द्विवेदी युग पढ़ा रही हूँ और द्विवेदी युग में ही ये सरस्वती पत्रिका और नागरी प्रचारणी सभा काशी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया। अब हम आपको द्विवेदी युग की काव्य की प्रवृत्तियां बताते, उसके बाद द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। द्विवेदी युग काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, जो भारतेंदु युग में हुआ उसी प्रतिक्रिया को यहाँ पे दोहराया गया था। राष्ट्रीयता की भावना जागृत की गई, सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, दोबारा से उत्थान करने की, दोबारा से चीज़ों को सही करने की। ठीक है, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी की गरिमा और उसकी महत्ता, हास्य व्यंग काव्य, प्रबंध, खंड एवं मुक्तक, तीनों प्रकार के काव्य लेखन यहाँ पे किए गए थे। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, प्रकृति वर्णन, छंद वैविध्य, अनेक प्रकार के छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है, द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो देखो, द्विवेदी युग में दो तरीके से कवियों का हमने वर्गीकरण किया, दो भागों में विभाजित किया है हमने कवियों को। एक तो ऐसे दोस्तों जो द्विवेदी मंडल के कवि है, मतलब कि दोस्तों एक तो ऐसे जो द्विवेदी मंडल के कवि है, मतलब कि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात को मानकर, देखो ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इनकी बात को मानकर इनका अनुसरण करके जिन्होंने काव्य सृजना की वो तो हो गए द्विवेदी मंडल के कवि। ठीक है, मतलब इनके अंदर इनके सानिध्य में रह के काम करते। कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये द्विवेदी जी इनकी बात को नहीं माना, ठीक है, इनकी बात से अलग होकर काव्य सृजना की, तो वो हो गए द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। बस इस तरीके से दो भागों में विभाजित किया गया है इनको। देखिए, द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, अनुशासन की धारा के कवि इसलिए बोला गया है क्योंकि द्विवेदी जी ने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने काव्य सृजना की थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि या फिर स्वच्छंदता धारा के कवि, इन्होंने जरूरी नहीं है कि सबकी बातों को मानकर काव्य सृजना की, नहीं, इन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वच्छंदता की धारा को अपनाते हुए काव्य सृजना की थी। ओके, तो ये दो भाग विभाजित किए गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अनुशासन की धारा के कवियों की कि कौन कौन से, उसके बाद स्वच्छंदता की धारा के कवियों की। ओके, सबसे पहले है अनुशासन की धारा के कवि, मतलब कि द्विवेदी मंडल के भीतर के कवि। ठीक है, और बाद में पढ़ेंगे स्वच्छंदता का मतलब है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। चलो तो पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया। वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें मुख्य कवि कौन कौन से है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, मैथिली शरण गुप्त है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम शरण गुप्त ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीधर पाठक जी है, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे, एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक है, सबके एक से बढ़कर एक तथ्य, एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। पहले जान रहे हैं कि कौन कौन से स्वच्छंदता धारा के कवि जिन्होंने द्विवेदी जी के मतलब अनुसरण में कार्य नहीं किया, अपनी इच्छा से कार्य किया, वो कौन कौन से? तो द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व से बाहर रहकर काम किया, उनको हम स्वतंत्र या स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य करने किया था उन्होंने खुद ही, और वे स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहे जाते हैं। कौन कौन से है? पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही है, मुकुटधर पांडे है, राम नरेश त्रिपाठी है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, लाला भगवान दीन है, पंडित नाथू राम शर्मा शंकर है, पंडित रूप नारायण पांडे है। ठीक है, ये सभी है आपके जो स्वच्छंदता धारा के कवि। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको यहाँ पे जो पढ़ाया ना, बिल्कुल उसी तरीके से, उससे अच्छे तरीके से रोज़, ठीक है, रोज़ मेरी क्लास चलती है अनअकैडमी पर। अगर आप वहाँ पर मेरी क्लासेस देखना चाहते तो वहाँ पर ये द्विवेदी युग में ख़त्म करवा चुकी हूँ, भारतेंदु युग खत्म करवा चुकी हूँ, आदिकाल पूरा खत्म करवा चुकी हूँ, रीतिकाल की 2nd क्लास होगी आज, और आपके भक्ति काल की 5th क्लास होगी आज, और ये सारी क्लासें फ्री में। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप पे चले जाए, वहाँ पर मुझे आपको पूजा कुमारी मीना के नाम से सर्च करने, इस नाम से सर्च करने के बाद है ना आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और सारी क्लासेस मिल जाएंगी। देखो, एक होती है वहाँ पे प्लस क्लास, इसके देने होते हैं पैसे, तो आप भले ही इसको मत करना, आपकी इच्छा है करो कि नहीं। इसमें पेपर 1 को, पेपर 2 को, टेस्ट सीरीज, PDF सब कुछ दिया जाता है, मतलब सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा एक होती है स्पेशल क्लास, स्पेशल का मतलब होता है फ्री क्लास, और इसको आप देख सकते हो। इसके लिए कुछ भी नहीं है, जब पहली बार क्लास देखेंगे ना तो आपको एक कोड लगाना होगा, और वो कोड ये है, ये उल्की चेन,
ठीक है, वहाँ पर आप पुल की 10 कोड डालना और पुल की 10 कोड डाल करके इसको आप अनलॉक कर लेंगे क्लास को। तो आप ये फ्री वाली क्लास देखिए, इनका लाभ उठाएं, ठीक है। प्लस नहीं लेना, कोई बातें थोड़ी करता है। मैं तो शुरू से अपने चैनल पर हर जगह ये कहती आई हूँ कि आपको अच्छा लगे तो आप किसी को लाइक करो, किसी को सब्सक्राइब करो, किसी की क्लास देखो, किसी की ज्वाइन करो, वरना बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें अपनी इच्छा की, ये देखो स्वच्छंदता धारा में होनी चाहिए, आप किसी बाध्यता में नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ों में बंधे हुए नहीं होने चाहिए। ओके, बाकी आपकी इच्छा है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो ऐसा करते हैं, अभी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मेरा मूड था पढ़ाने का, बहुत अच्छा मन था, तो माफ़ करना, मन है इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, आपके पास ये वीडियो बाद में जाएगी इसलिए था लग गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए। अभी ये जो द्विवेदी युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, सरस्वती पत्रिका, नागरिक प्रचारणी सभा, ये सब इम्पोर्टेंट था, तो ये मैंने आपको एक बार करवा दिया। ओके, जल्दी जल्दी में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ओके, चलो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।